तो जीवन की कार्यकीय क्रियाएं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा है हम लोगों का। पौधे की कार्य की क्रियाविधियाँ, कार्य की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण पहले हम लोग पढ़े। पौधों में खनिज लवण वगैरह है, खनिज पोषण जो हम लोग पढ़े, खनिज पोषण कैसे होता है। यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है किस तरह से पौधे में खनिज, भोज्य पदार्थ, जल, ये सब पौधे के विभिन्न भागों में जाते हैं। पौधे में पढ़े, पौधों की कार्य की हम पढ़े ना, प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में किस तरह से जल, खनिज पोषण भी हम लोग पढ़े थे। पौधों में विभिन्न तरह के मैक्रो और माइक्रो खनिज होते हैं। तो पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचाए कैसे जाते हैं। यहाँ पर हेडिंग हमारी होगी जल, खनिज, खाद्य, फूड, भोजन भी कह सकते हैं इसको, तथा गैसों की गति यानी परिवहन, मूवमेंट शब्द दिया हुआ है इंग्लिश में, मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल, फूड एंड गैसेस। वाटर, जल कैसे जाएगा पौधे के विभिन्न भाग में, भोजन जो पत्ती में बन रहा है पौधे के विभिन्न हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण से, तो कार्य की क्रियाएं हैं, तो कैसे पहुंचाया जाएगा, ये सब क्रिया जो है कैसे गैसें पहुंचाई जाएंगी, ये सब भोजन कैसे बनेगा, मिनरल कैसे जाएगा, जल कैसे जाएगा, इसको परिवहन कहते हैं। तो जैसा कि हम लोगों में आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम लोगों में रक्त के द्वारा विभिन्न पदार्थ पहुंचाए जाते हैं, लेकिन पौधे में ऊतक है, जाइलम, फ्लोएम। एक परिवहन की परिभाषा सबसे पहले हमको जानना होगा। पौधे के शरीर के विभिन्न भागों में द्रव माध्यम द्वारा, लिक्विड मीडियम होगा, द्रव माध्यम द्वारा गैसें, भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ शरीर के विभिन्न भाग से एक भाग में पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन शब्द है, अब सर्कुलेशन शब्द है, अंग्रेजी में सर्कुलेशन है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन भी एक शब्द आता है, ट्रांसपोर्ट, प्रवाहित करना। जैसा कि इसके पहले भी आप पढ़े हो, चालन की क्रिया, कंडक्शन, यानी जल नीचे से जड़ द्वारा अवशोषित मूल द्वारा हो रहा है, तो रसारोहण की क्रिया हो रही है, पत्ती तक पहुंच रहा है। पत्तियों में भोजन जो बन रहा है स्थानांतरण की क्रिया द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जा रहा है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से परिवहन या माने चालन कहते हैं, कंडक्शन। और इस क्रिया में जो ऊतक भाग लेते हैं उसको हम कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, संवहन ऊतक। तो संवहन कहते हैं, चालन भी कहते हैं। यहाँ परिवहन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पौधों के विभिन्न भागों में भोज्य पदार्थ यहाँ कहेंगे, जल, खनिज पदार्थ, भोज्य पदार्थ, गैसें, ये जो हो रहा है उसी को हम जोड़ दें परिभाषा में। पौधे के शरीर के विभिन्न भागों में जल, खनिज लवण, भोज्य पदार्थ, गैसें, उत्सर्जी पदार्थ इत्यादि को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में द्रव माध्यम के द्वारा पहुंचाए जाने की क्रिया को परिवहन, सर्कुलेशन भी कहते हैं। यहाँ कंडक्शन शब्द का प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि चालन एक निश्चित दिशा में होता है। कंडक्शन, परिवहन, सर्कुलेशन, सर्किल में, जो सर्किल चारों तरफ सर्किल में ऐसे हो, सर्किल में, तो सर्कुलेशन हुआ। कंडक्शन चालन, जैसे फिजिकल साइंस में पढ़ा होगा कि एक लोहा का छड़ है, उसका एक से आग में गर्म किया जाता है, तो धीरे धीरे एक कण दूसरे को गर्मी देता है, चालन, कंडक्शन का, हाथ में गर्मी आ जाती है। यहाँ पौधे में जल, खनिज लवण सब अवशोषित। यहाँ क्रिया को जानेंगे। परिवहन की क्रिया दो तरह की होगी, एक होगा निष्क्रिय परिवहन, एक होगा सक्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन, पैसिव ट्रांसपोर्ट और सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वह परिवहन की क्रिया जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना ऊर्जा के, बिना एनर्जी के परिवहन होता रहता है पौधे में, तो उसको हम कहते हैं निष्क्रिय परिवहन। पौधे की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना है। पौधों में विभिन्न पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, ये हेडिंग होगी। पौधों में यह स्थानांतरण हो रहा है। तो निष्क्रिय परिवहन में क्या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, बिना ऊर्जा के
तो बिना ऊर्जा के सब विसरण और परासरण, दो क्रियाएं यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले भी आप पढ़े हो, विसरण परासरण। विसरण को इंग्लिश में कहेंगे डिफ्यूजन, परासरण को ऑस्मोसिस। विसरण पहले, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की तीन अवस्था है, ठोस, द्रव, गैसीय पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाने की क्रिया विसरण कहलाती है। ठोस, द्रव, गैसीय पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से, जहाँ गाढ़ा हो उसको अधिक सांद्रता कहेंगे, और जो पतला हो या कम घनत्व हो अधिक घनत्व हो। अधिक घनत्व, गैस में पतला गाढ़ा कैसे होगा? जहाँ गैस की मात्रा ज़्यादा हो वो अधिक सांद्रता होगी, जहाँ गैस की मात्रा कम हो कम सांद्रता होगी। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों के अणुओं का जाने की क्रिया को हम विसरण कहते हैं। बड़ा महत्व इसका। विसरण की क्रिया का भी हम चाहेंगे। विसरण की क्रिया का, परासरण की क्रिया का पौधे के परिवहन में काफ़ी महत्व है। अब यहाँ आता है विसरण। जिस विसरण का उदाहरण बहुत सारा दे सकते हो, जैसे इत्र की एक शीशी है, सपोज करो इत्र है, लिक्विड तरल पदार्थ है शीशी में, उसके ढक्कन को खोल दिया गया। धीरे धीरे हम देखते हैं, जैसे आप यहाँ लाते हो नाक के पास तो उसकी सुगंध मालूम पड़ती है, यानी सुगंध कहाँ से है? उसके अणु उसमें से निकल गए, विसरित हुए यहाँ से। वहाँ ज़्यादा मात्रा में लिक्विड है, तरल पदार्थ में उसके कण ज़्यादा हैं, सघन है, बाहर नहीं है, तो वहाँ से उसके अणु निकल करके विसरित होते हैं। आप कहीं सुगंधित वातावरण, फूल वगैरह है जहाँ से उसका विसरण हो रहा है, उसकी सुगंध नाक में चली आ रही है, या गंदे वातावरण में भी आप कहीं दुर्गंध वातावरण में जाते हैं तो दुर्गंध निकल करके विसरण हो रहा है अधिक से कम की तरफ। बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं। ये टूटिया है, कॉपर सल्फेट का नीला छोटा नीला उसका टुकड़ा होता है, उसको पानी में रख दीजिए, धीरे 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 उसके अणु विसरित हो जाएंगे। कपूर वगैरह रख दो, ठोस है, धीरे धीरे उड़ जाएगा। मन उड़ना माने विसरित हो गया। विसरण बहुत सारा, ठोस, द्रव, गैस। अगरबत्ती आप जलाते हो, अगरबत्ती का धुआं, जहाँ धुआं निकलता है गैस है ना, तो धुआं निकलेगा, यहाँ सांद्रता उसकी ज़्यादा होगी। धीरे 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 वातावरण में एक जगह कोने में जलाओ करके पूरा घर महकने लगे, यानी विसरण हुआ, उसका अणु अधिक से कम की तरफ आया। परासरण, ऑस्मोसिस, यह केवल द्रव में होगा, ठोस और गैस में नहीं होगा। परासरण किया जब दो असमान सांद्रता के घोलों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाए तो कम सांद्रता से घोलक के अणु अधिक सांद्रता की तरफ जाने लगेंगे। ये परासरण होगा। यह भी एक तरह का विसरण ही है। विसरण में भी तो तीनों में हो रहा है, लेकिन केवल द्रव में हो रहा है, तो इसलिए घोल की बात मैं कर रहा हूँ। जब दो असमान सांद्रता के घोलों को, माने एक गाढ़ा घोल हो एक पतला घोल हो, तो पतले घोल से, गाढ़े से नहीं, पतले घोल से घोलक के अणु, जैसे चीनी पानी में घोल दी गई तो चीनी घुलित हो गई और पानी घोलक हो गया। घोलक पानी है, चीनी घुलित है, उसमें घुली हुई है, और ये घुलित और घोलक मिलकर के सॉल्यूशन बना दिए घोल। तो जब दो असमान सांद्रता के घोलों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाता है तो कम सांद्रता से घोलक के अणु अधिक सांद्रता की तरफ जाने लगते हैं। यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक दोनों घोलों की सांद्रता समान न हो जाए, तब तक ये क्रिया होगी। इस बात को ध्यान रखो, दोनों घोलों की सांद्रता समान न हो जाए। परासरण की क्रिया जब वृक्षारोहण वगैरह में बहुत मदद करती है। अब इसके बाद यह क्रिया, जैसे हमने बताया, परिवहन जब हो रहा है तो निष्क्रिय सक्रिय, तो सक्रिय परिवहन में हमने कहा था, निष्क्रिय बताओ कुछ बिना ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है। सक्रिय परिवहन वह परिवहन की क्रिया जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा द्वारा पदार्थ के अणु एनर्जी की सहायता से पहुंचाया जाता है। जैसे जड़ है, जड़ में कार्टेक्स की कोशिकाएं हैं, यहाँ जड़ का एक कटा हुआ इस जड़ को काटेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन जिसको अनुप्रस्थ काट कहते हैं, तो जड़ की रचना में क्या दिखाई देगा? मूल रोम। सबसे बाहर क्या दिखाई देगा? मूल रोम। ये मूल रोम है, एक हमने यहाँ बनाया, ये मूल रोम है। ये चारों तरफ मिट्टी के कण हैं, मिट्टी, इसके बीच बीच में, मिट्टी के कणों के बीच में खाली जगह होती है, वायु स्थान, एयर स्पेस यहाँ है ना, वायु स्थान।
ये मिट्टी कण जल है, इसमें खनिज वगैरह सब घुला हुआ है। कांटे से कोशिकाएं पैरेंकाइम, मिट्टी का कण है। यहाँ मूल रोम एक कोश की होता है, ध्यान रखो। असंख्य मूल रोम होते हैं, जो असंख्य मूल रोम है, कोई गिनती नहीं है। मूल रोम के बाहर की जो भित्ति है, कोशिका भित्ति, अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है। मूल रोम के अंदर कोषारस भरा, कोशिका के अंदर कोषारस, मैंने बताया था कोशिका की रचना में जो उसके अंदर रसधानी होती है प्लांट सेल के अंदर, उसमें कोषारस भरा था, सेल सैक। तो बाहर इसकी झिल्ली है ना, मूल रोम के असंख्य मूल रोम है, मिट्टी कणों में है। तो होता क्या है कि मिट्टी, अब यहाँ जड़ों में भी श्वसन होता है। श्वसन के लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन से ऊर्जा उनको मिलती है, क्योंकि जब ऑक्सीकरण भोजन का होता है तो वो एनर्जी मिलती है। तो श्वसन से ऊर्जा जब प्राप्त करते हैं तो उस ऊर्जा के द्वारा यहाँ बाहर कम सांद्रता का घोल पतला है मिट्टी के कणों का, और मूल रोम के अंदर गाढ़ा है घोल, उसमें भी है कोषारस। तो पतला घोल अंतःपरासरण, परासरण दो तरह का होगा, ध्यान रखिए। एक होगा अंतःपरासरण, एक होगा बाह्य परासरण। एंडोस्मोसिस अंतःपरासरण, एक्सोस्मोसिस बाह्य परासरण। अंतःपरासरण जैसे एक बड़ा छोटा सा उदाहरण है, एक किशमिश है, किशमिश को आप पानी में डाल दीजिए, कुछ देर बाद किशमिश फूल जाएगी, ऐसा देखा भी होगा। किशमिश के बाहर की जो झिल्ली है वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य का मतलब क्या है? कुछ निश्चित पदार्थ के अणुओं को जिससे होकर के आना जाना हो, जिस झिल्ली से होकर कुछ निश्चित पदार्थ के अणु, सभी पदार्थ के अणु नहीं, कुछ निश्चित पदार्थ के अणु जिस झिल्ली से आर पार आ जा सकते हैं, उसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे पार्चमेंट पेपर है, पशुओं के मूत्राशय की झिल्ली है, ये कोशिका के बाहर की झिल्ली है, ये सब बाहर भित्ति, ये अर्धपारगम्य का काम करती है। तो मूल रोम के बाहर की जो ये है अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करेगी। अंतःपरासरण होगा, इसको कहते हैं अवशोषण। देखो हमने दिया अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। मतलब क्या है? जमीन से जल और खनिज पदार्थ को ग्रहण करके मूल रोम द्वारा जाइलम तक पहुंचाना अवशोषण है। जाइलम के बाद तो रसारोहण होगा। जाइलम तक जब पहुंचेगा तो उसको अवशोषण, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। अब देखो यहाँ वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अवशोषण हुआ क्या? असंख्य मूल रोम मिट्टी के कणों के अंदर फैले हुए हैं। मूल रोम एक कोशिकी होते हैं, मिट्टी के कणों के बीच में वायु है, जल है, सब भरा हुआ है। मूल रोम के अंदर भी कोषारस गाढ़ा है। अंतःपरासरण जब बाहर से अंदर जाए, जैसे किशमिश फूल गई तो पानी अंदर गया, लेकिन अंगूर है, अंगूर को चीनी के खूब गाढ़े घोल में इतना गाढ़ा घोल बनाया जाए कि अंगूर के अंदर से, अंदर वाले रस से बाहर का घोल गाढ़ा हो जाए। ऐसे घोल में अंगूर को डुबा दो ना तो अंगूर चिपकने लगेगा, क्योंकि बाह्य परासरण होगा, उसके अंदर से उस झिल्ली से होकर बाहर से द्रव जो है बाहर आने लगेगा, तो उसको बाह्य परासरण कहेंगे। बहुत सारा ऐसा उदाहरण है। यह अंतःपरासरण होगा। अंतःपरासरण द्वारा यहाँ से जल खनिज पदार्थ इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो ये पतला हो जाएगा। यहाँ है बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा की कोशिकाएं सब पैरेन्काइमा की बनी हुई है, पैरेन्काइमा कोशिकाएं हैं। बाह्य त्वचा कोशिकाओं से इसको कार्टेस की कोशिकाएं, सब कार्टेस है, देखो कार्टेस, वॉलपुट, सब पैरेन्काइमा की पतली भित्ति वाली कोशिकाएं हैं। इन कोशिका, एक कोशिका से दूसरे कोशिका से होते तो जाइलम, ये जाइलम हमने काट के दिखाया, जाइलम वाहिनियां, वाहिका, यहाँ जाइलम वाहिका माने जाइलम वेसेट, इसको कहते हैं जाइलम वाहिका। अब जाइलम वाहिका इसलिए ऐसा दिखाया गया कि यहाँ से अवशोषण होकर के जाइलम तक आ गया। यहाँ तक आ गया ना, मूल रोम से कहाँ तक आ गया? जाइलम तक। अब जाइलम तक आ गया तो इसको अवशोषण कहेंगे। इसलिए हमने परिभाषा में क्या बताया? जमीन से मूल रोमों द्वारा जल और खनिज लवणों को ग्रहण करके जाइलम तक पहुंचाने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। यह क्रिया सक्रिय अवशोषण कहते हैं। सक्रिय अवशोषण क्या है? जिसको ऊर्जा चाहिए, कम सांद्रता से इसको पहुंचाया जाता है, उसके अंदर सक्रिय, एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इस सेल टू सेल कोशांतर, सेल टू सेल ऑस्मोसिस माने कोशांतर परासरण, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में परासरण क्रिया द्वारा जाइलम तक पहुंच जाता है, तो हो जाता है अवशोषण की क्रिया। अब आइए रसारोहण, एसेंटॉप्साइड यहाँ पढ़ेंगे। रसारोहण, ये रसारोहण हुआ। एसेंटॉप्साइड, रसारोहण किसे कहते हैं? मूल रोमों द्वारा जमीन से अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को जाइलम के द्वारा, अब जाइलम के द्वारा
क्योंकि अवशोषण हो गया, इसलिए परिभाषा में क्या दे रहे हैं, अवशोषित जल और खनिज पदार्थ को। ध्यान देने की बात है, अवशोषित, तो अवशोषण तो हो गई बात, यहाँ अवशोषण खत्म हो गया। अवशोषित किसके द्वारा, मूल रोमों द्वारा जमीन से अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को जाइलम वाहिकाओं या जाइलम वाहिनियों द्वारा पौधे की पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। रसारोहण, आरोहण माने ऊपर चढ़ना। अब कैसे चलता है, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जानना है। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने बहुत सारा सिद्धांत दिया। सर्वमान्य जो सिद्धांत रहा वो रहा डिक्सन और जॉली का। 1894 के 1895 ऐसे लिखा हुआ है, खैर उसे सन से लेना देना नहीं है। रसारोहण का सिद्धांत, रसारोहण का सिद्धांत क्या है, थ्योरी, सिद्धांत थ्योरी कहते हैं, थ्योरी ऑफ एसेंस ऑफ सेट। डिक्सन, हिंदी में लिख देते हैं डिक्सन एवं जॉली, जॉली JOLLY ऐसे लिखते हैं जी, डिक्सन DIXON, डिक्सन एंड जॉली का सिद्धांत क्या है, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन, संसर्जन, वाद, थ्योरी, वाद कहते हैं जो माने थ्योरी को सिद्धांत या वाद, उनका वाद ऐसा कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन का, इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हो ट्रांसपीरेशन, इसके पहले हमने पढ़ा था ट्रांसपीरेशन, कोहेशन थ्योरी, संक्षेप लिख रहे हैं सिद्धांतवाद, ये हिंदी हुई। इंग्लिश में ये कहेंगे वाष्पोत्सर्जन, संसर्जनवाद, ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन, कोहेशन थ्योरी। और इसका मतलब समझिए, 3-4 रीडिंग में मैं बता रहा हूँ, इसको जानना है। पहला है मूल दाब, रूट प्रेशर। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, नहीं तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव नहीं करेंगे, यहाँ पर दूसरा हेडिंग दे देते हैं। मूल दाब के बाद होगा संसर्जन बल, कोहेसिव फोर्स। तीसरा है चिपकाव बल, या आसंजन भी कहीं हिंदी में लिखा हुआ है, दोनों लिख देते हैं आसंजन बल। इसको हिंदी में, इंग्लिश पे कही रहती है चिपकाव बल, इसको इंग्लिश में कहेंगे एडहेसिव फोर्स, इसको कहेंगे कोहेसिव फोर्स, कोहेशन से कोहेसिव हो गया फोर्स, इसको कहेंगे रूट प्रेशर। ऐसे चौथा होगा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, यही सिद्धांत है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव माने पुल, अंग्रेजी में कहेंगे ट्रांसपीरेशन, पुल माने खिंचाव। ये सिद्धांत अब देखो खूब लाइन से, 2 लाइन ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, बहुत आसान है, केवल लाइन से। रूट प्रेशर, मूल दाब, वैज्ञानिकों ने देखा बहुत ऊंचे वृक्षों तक मूल दाब के द्वारा कुछ ही ऊंचाई तक जाएगा, लेकिन सबका सम्मिलित रूप, इतने बलों का इन्होंने डिक्सन और जॉली ने यही सिद्ध किया था, इतने का सम्मिलित रूप लगेगा। पहला क्या, रूट प्रेशर। अब यहाँ मूल रूप से अवशोषण हो रहा है, तो जड़ की कोशिकाओं में जो कार्टेशियन कोशिकाएं हैं, फलगुट की कोशिकाएं हैं, तरीका में गई, तो जब जल खनिज उसमें जाएगा तो उसमें एक दबाव आएगा अवशोषण के पश्चात, उस दबाव को कहते हैं मूल दाब। मूल रोमों द्वारा जमीन से जल खनिज अवशोषण के पश्चात जड़ के कार्टेशियन कोशिकाओं में एक प्रकार का दबाव उत्पन्न होता है, जिसे मूल दाब कहते हैं। इस दबाव के द्वारा जल कुछ ऊंचाई पर पहुंचता, कुछ ही ऊंचाई पर, लेकिन ऊंचे पेड़ों में केवल मूल दाब से नहीं जा पाएगा। दूसरी बात, संसंजन बल। कहाँ संसंजन बल, जल के अणुओं के बीच लंबी जाइलम वाहिनियों में जल के अणु एक दूसरे से चिपके हुए, सटे हुए चलते, जैसे H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों के बीच एक आकर्षण है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच,
और इस तरह से आकर्षित होकर के जल के अणु एक दूसरे से चिपके सटे हुए लगातार इनका अविरल कालम, अविरल धारा, विरल नहीं होने पाती, अविरल धारा जाइलम वाहिनियों में जड़ से लेकर के पौधे के तने तक जल के अणुओं के बीच क्यों होता है? जल के अणुओं के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल काम करता है, जिसको कहते हैं संसंजक बल, कोहेसिव फोर्स। इसलिए इसका नाम कोहेशन थ्योरी वैज्ञानिकों ने दिया। संसंजक बल जल के अणुओं के बीच काम करता है। उस बल के द्वारा जल के अणु आपस में एक दूसरे से लगातार जाइलम वाहिनी बने रहते हैं। तीसरी बात, जाइलम जो वाहिनियाँ हैं और जल के अणु, उन दोनों के बीच में एक तरह का एडहेसिव फोर्स, आसंजक बल, चिपकाव बल, चिपके हुए जाइलम वाहिनियों में ऐसे जल के अणु और उसमें खनिज वगैरह मिले हुए हैं। एक दूसरे खनिज भी तो लवण के रूप में जा रहे हैं, उसमें भी प्लस माइनस होते हैं, तो धनात्मक ऋणात्मक, तो ये एक दूसरे से चिपके हुए चिपकाव बल जाइलम वाहिनियों में जल के अणु, खनिज, लवण सब चिपकी हुई अवस्था में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। इसे कहते हैं जाइलम वाहिनियों और जल के अणुओं के बीच एडहेसिव फोर्स, बल, चिपकाव बल। तीसरा हो गया। इसके बाद, इसके पहले हमने बताया कि स्टोमेटा द्वारा, पत्तियों के स्टोमेटा द्वारा सबसे ज़्यादा 90 से 91%, क्यूटिकल द्वारा 8%, 1% लेंटिसेल के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा पत्तियों के स्टोमेटा जो छिद्र हैं, पर्णरंध्र, उनके द्वारा वाष्प के रूप में जल बाहर निकल रहा है। उस स्थान को पूरा करने के लिए ये जो फोर्स लग रहे हैं, बल, जल के अणुओं के बीच संसर्जक बल लग रहा है, रूट प्रेशर, मूल दबाव का लग रहा है, और जाइलम वाहिनियों के बीच और जल के अणुओं के बीच, खनिज पदार्थों के बीच जो एक चिपका हुआ बल लग रहा है, सभी बलों के सम्मिलित रूप से और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव काम कर रहा है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, तेजी से खिंचाव बल काम कर रहा है। उस खिंचाव बल के द्वारा अविरल खनिज, लवण और जल घुले हुए पौधे के, देखो सब हमने हिट दिया था, खनिज पदार्थ सब कुछ, जल, लवण उसी में घुला हुआ है। पौधे के विभिन्न भागों में ऊपर तक, पत्तियों तक आसानी से पहुंचाए जाते हैं। गैसों की बात करें, विसरण द्वारा, देखिए विसरण हो रहा है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ। वायुमंडल में जो गैस है उसकी सांद्रता ज़्यादा है, अधिक है, पौधे के अंदर कम है। पत्तियों में, स्टोमेटा में विसरण के द्वारा गैसें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ आसानी से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा दी जाएंगी। इस प्रकार अवशोषण की क्रिया हो रही है। इसमें पराशरण की क्रिया का, विसरण का भी योगदान है। पराशरण हमने बताया कि अवशोषण में काम कर रहा है, सेल टू सेल ऑस्मोसिस, वो सांतर पराशरण। विसरण की क्रिया भी उसमें काम करे, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ। तो भौतिक पदार्थ का स्थानांतरण भी हम देखेंगे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ होगा। तो सब मिला करके परिवहन हो रहा है। परिवहन, अभी तो जल, खनिज पदार्थ पत्ती तक पहुंच गया, रसारोहण के द्वारा अवशोषण हुआ। इसमें पराशरण और विसरण का भी योगदान है। सक्रिय, निष्क्रिय परिवहन दोनों में काम कर रहा है। अब ये भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण, ये तो हो गया, इतना मिल करके हो गया रसारोहण की क्रिया, रसारोहण का सिद्धांत पूरा हो गया। अब भोजन का स्थानांतरण, भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण हो रहा है। ये तो जाइलम के द्वारा रसारोहण, हमने बताया ना कि मूल रूम द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थ को जाइलम वाहिनियों द्वारा पौधे के पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। इसलिए हमने जाइलम वाहिनियों में बताया, जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वाहिनियों में जल, खनिज, लवण चिपके हुए जाते हैं, जिसको एडहेसिव फोर्स के द्वारा। इस तरह से सबको मिला करके रसारोहण हुआ। अब हुआ भोज्य पदार्थ, यहाँ भोज्य पदार्थ भी दिया, भोजन, भोजन, भोज्य पदार्थ, तीनों को जानना। भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण, स्थानांतरण होगा, इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फूड शब्द इंग्लिश में हमने फूड, देखो यहाँ फूड दिया, फूड एंड गैसेस, मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल, फूड एंड गैसेस, सब जा रहा है पौधे के विभिन्न भागों में। ध्यान देने की बात है। पत्ती भोजन बना रही है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जब भोजन बनेगा तो निश्चित रूप से वहाँ सांद्रता ज़्यादा होगी। जहाँ भोजन निर्माण होगा, तो हमने बताया था ना कि पत्तियों में जब भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है तो ग्लूकोज जो है फ्लोएम की चालनी नलिकाएं होती हैं। फ्लोएम ऊतक के बारे में पढ़े उसके पहले कि फ्लोएम में चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम तंतु, 4 भाग होते हैं। जाइलम से जैसे जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसेस, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, जाइलम तंतु। ये परिवहन ऊतक है, परिवहन, इनको संवहन ऊतक कहते हैं। कंडक्टिंग, यही दोनों भाग लेंगे।
तो रसारोहण में कौन भाग लिया? जाइलम। अब फ्लोएम का काम हो रहा है। इसकी परिभाषा क्या है? भोजन का स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे की पत्तियों में हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों का फ्लोएम के माध्यम से फ्लोएम में विशेष दो भाग, चालनी नलिका, सहकोशिका, ज्यादा, उनके द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने क्रिया को भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण कहते हैं। अब ऐसा है कि ऊपर से नीचे ज़्यादा होता है, नीचे से ऊपर भी होता है। सांद्रता अगर इसकी ज़्यादा है तो खींच लेती है फ्लोएम की चालनी नलिकाएं वगैरह ऊपरी भाग में। एक को अपवर्ड ट्रांसलोकेशन कहते हैं और उसको डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन कहते हैं। निम्नमुखी स्थानांतरण, ऊर्ध्वमुखी स्थानांतरण। अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऊर्ध्वमुखी स्थानांतरण, डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन निम्नमुखी स्थानांतरण। तो अब यहाँ पर ई मुंच एक वैज्ञानिक थे, ई मुंच उनका नाम था, ई मुंच। इन्होंने मास फ्लो हाइपोथेसिस, परिकल्पना हाइपोथेसिस दिया था। मात्रा माने ज्यादा मात्रा में होगा। मात्रा फ्लो, प्रवाह, फ्लो को कहेंगे प्रवाह, परिकल्पना ये क्या चीज है? मात्रा, प्रवाह, परिकल्पना का मतलब है कि भोज्य पदार्थ निर्मित अंगों में भोज्य पदार्थ की सांद्रता ज्यादा है, अधिक सांद्रता है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता जब विषण होगा ना, तो जो पत्तियां बोले फ्लोएम की छालनी नलिकाओं द्वारा वो भोज्य पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों में मात्रा फ्लो परिकल्पना है, मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो जहाँ बन रहा है भोजन निर्मित अंगों में ज़्यादा पत्तियों में बन रहा है तो भोज्य पदार्थ की सांद्रता अधिक होने से फ्लोएम की छालनी नलिकाएं, जिधर भोज्य पदार्थ की सांद्रता कम है, ये विषण प्राशन दोनों का योगदान यहाँ देखना। विषण प्राशन तो विषण के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचाए जाते हैं। कभी कभी नीचे से ऊपर भी फ्लोएम तो माने पौधे के बाह्य भागों में होता है ना, तो यहाँ से ऊपरी भाग की तरफ भी जिसको हमने कहा अपवर्ड ट्रांसलोकेशन। इस प्रकार पौधों में देखो जल, खनिज, खाद्य, गैसें, ये विभिन्न पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों में विसरण और प्राशन के योगदान के फलस्वरूप रसारोहण, भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण, इन विधियों से ये क्रिया पूरी संपन्न होती रहती है।